नमस्कार और स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरी धरती पर जीवन को चलाने वाली ऊर्जा आखिर आती कहाँ से है? आज हम इसी बड़े रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण की, पौधों के अपने पावर प्लांट की, जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा कमाल का है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जरा सोच कर देखिए, सबसे छोटे कीड़े से लेकर विशालकाय जानवर तक हर एक जीव अपनी ऊर्जा के लिए सूरज पर ही तो निर्भर है। सूरज ही हमारे इस ग्रह का अल्टीमेट पावर सोर्स है। तो सवाल ये उठता है कि पौधे इस सौर ऊर्जा को, इस धूप को, उस भोजन में कैसे बदल देते हैं जिस पर हम सभी निर्भर हैं। चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं और इस प्रक्रिया की गहराई में उतरते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण सिर्फ पौधों को जिंदा रखने के लिए नहीं है। ये दो ऐसे जरूरी काम करता है जिनके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यहाँ दो बातें हैं बिल्कुल साफ साफ। पहली, हम जो भी खाते हैं उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं प्रकाश संश्लेषण से ही होती है। और दूसरी, जिस ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं वो भी इसी प्रक्रिया की देन है। मतलब सीधी सी बात है, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं तो ना खाना ना सांस। अच्छा, ये समझने के लिए कि ये सब होता कैसे है, चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और उन वैज्ञानिकों की जासूसी भरी कहानी को देखते हैं जिन्होंने इस हरे रहस्य से पर्दा उठाया। बात है 1770s के दशक की। जोसेफ प्रीस्ले ने एक बड़ा ही दिलचस्प प्रयोग किया। उन्होंने एक बंद जार में एक जलती हुई मोमबत्ती रखी और वो बुझ गई। फिर एक चूहा रखा और उसका भी दम घुट गया। लेकिन जब उन्होंने उसी जार में एक पुदीने का पौधा रखा तो जैसे कोई जादू हो गया। मोमबत्ती भी जलती रही और चूहा भी जिंदा रहा। इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि पौधे हवा को ठीक कर देते हैं। प्रीस्ले के बाद इस पहेली के टुकड़े एक एक करके जुड़ते गए। जैन इंजनहाउस ने बताया कि ये जादू सिर्फ धूप में होता है। फिर जूलियस वॉन सेक्स्ट ने यह साबित किया कि पौधे ग्लूकोज बना रहे हैं। और फिर 1930 के दशक में वैन नील ने एक ऐसी खोज की जिसने सब कुछ बदल दिया। वैन नील की खोज एकदम गेम चेंजर थी। उन्होंने बैक्टीरिया पर स्टडी करके ये साबित किया कि जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं बल्कि पानी के टूटने से निकलती है। इस एक खोज ने पूरी कहानी ही बदल दी। तो चलिए इतिहास से निकलकर अब असली एक्शन पर आते हैं, यानी पौधे की कोशिकाओं के अंदर। देखते हैं कि वहां असल में क्या चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं पहले चरण की, जिसे प्रकाश निर्भर अभिक्रियाएं कहते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये वो स्टेज है जहां पौधा सूरज की रोशनी को पकड़कर उसे एटीपी और NADPH नाम की दो केमिकल बैटरी में स्टोर कर लेता है। ये बैटरियां बाद में काम आती हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसे जेड स्कीम कहते हैं। हाँ, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन ये असल में एनर्जी को पकड़ने और ट्रांसफर करने का ब्लूप्रिंट है। ये दिखाता है कि कैसे सूरज की रोशनी इलेक्ट्रॉनों को एक रोमांचक सफर पर भेजती है। तो होता क्या है, सबसे पहले रोशनी पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ती है जिससे ऑक्सीजन निकलती है। फिर जो इलेक्ट्रॉन वहां से निकलते हैं वे एक चेन से गुजरते हुए एनर्जी बनाते हैं और आखिर में रोशनी उन्हें फिर से बूस्ट करती है ताकि वो NADPH नाम की बैटरी को चार्ज कर सकें। तो इस पूरे प्रोसेस का नतीजा क्या है? ऑक्सीजन और चार्ज की हुई बैटरियां। अच्छा, तो अब पौधे की बैटरियां यानी ATP और NADPH फुल चार्ज हो गई हैं। अब समय है कुछ बनाने का, और यहीं से शुरू होता है दूसरा चरण, केल्विन साइकिल। ये स्लाइड दोनों चरणों के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। प्रकाश अभिक्रियाएं रोशनी पकड़कर एनर्जी बनाती हैं और केल्विन साइकिल उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड से चीनी बनाती है। ये दोनों एक बेहतरीन टीम की तरह काम करते हैं। मेल्विन केल्विन ने ही इस दूसरे चरण की पूरी खोज की थी। उन्होंने रेडियो एक्टिव कार्बन 14 का इस्तेमाल करके ये पता लगाया कि आखिर कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के अंदर चीनी में कैसे बदलता है। उन्होंने ही पाया कि एक साइकिल में होता है जिसे आज हम केल्विन साइकिल के नाम से जानते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दिलचस्प बात यह है कि सभी पौधे एक ही तरीके से फोटोसिंथेसिस नहीं करते। प्रकृति ने अलग अलग माहौल के लिए कुछ कमाल के जुगाड़ भी विकसित किए हैं। ज्यादातर पौधे जैसे चावल और गेहूं C3 पौधे होते हैं जो सीधे केल्विन साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ पौधे जैसे मक्का और गन्ना C4 पौधे कहलाते हैं। ये गर्म और सूखी जगहों पर ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने के लिए एक अलग तरीका और अलग पत्ती की बनावट का इस्तेमाल करते हैं। ये डायग्राम दिखाता है कि C4 पौधे कितने स्मार्ट हैं। वे पहले CO2 को पत्ती की बाहरी कोशिका में पकड़ते हैं और फिर उसे अंदर की एक खास कोशिका में पंप कर देते हैं।
यह एक तरह का CO2 कॉन्सेंट्रेटर है जो बर्बादी को रोकता है और प्रोसेस को सुपर एफिशिएंट बना देता है। C4 पौधों का सबसे बड़ा फायदा है एक नुकसानदायक प्रोसेस से बचना, जिसे फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो पौधे की मेहनत से बनाई गई एनर्जी और चीनी दोनों को बर्बाद कर देती है। और इस सारी बर्बादी का जिम्मेदार है एक एंजाइम रूबिस्को। ये पूरी प्रक्रिया का हीरो तो है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी खामी भी है। जरा इस पर गौर कीजिए। रूबिस्को इस ग्रह पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एंजाइम है, फिर भी ये परफेक्ट नहीं है। ये कभी-कभी CO2 की जगह गलती से ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। ये फोटोसिंथेसिस के कोड में एक बग की तरह है, और C4 पौधों ने इसी बग का एक शानदार तोड़ निकाला है। ये हमें याद दिलाता है कि विकास की यात्रा कितनी जटिल और अद्भुत है।